हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो आज क्लास सेकेंड है ईवीएस पेडागॉजी की। क्लास फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं जिसमें कुछ टोटल 10 क्वेश्चंस लिए थे। आज की क्लास में भी 10 ही क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो टॉप 50 की सीरीज़ चल रही है हमारी ईवीएस पेडागॉजी की, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स यानी कि यू टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट और यूपी टेट सब टेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके, चलते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनका भी एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाए। ओके, चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चंस को कि अब क्वेश्चंस क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन कहता है इन फॉलोइंग रबी क्रॉप्स आर। ये जो ऑप्शंस हैं इनमें रबी क्रॉप्स कौन सी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक ट्रिक जो मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम पर भी अपनाई थी और मैं आज तक भी अपनाती हूँ। रबी में आप कहाँ से शुरू होता है, आर से शुरू होता है। और जो हमारा पैडी होता है ना, पैडी को बोला जाता है राइस। तो भाई ये चीज़ रट लो या याद कर लो कि आर और आर कभी नहीं मिलेंगे, ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो राइस वाले ऑप्शन होते हैं रबी क्रॉप में वो हो जाते हैं कैंसिल। अब बचते हैं दो ऑप्शन, वीट मेज या ग्राम और वीट। तो वीट तो कंफर्म है ही है। अब बात आती है कि रबी क्रॉप्स बोई कब जाती हैं। तो रबी क्रॉप्स सर्दियों में बोई जाती है, विंटर क्रॉप है ये। विंटर में बोएंगे तो ये गर्मियों में आती हैं। तो विंटर्स में हम लोग क्या बोते हैं, और ग्राम। तो ग्राम और वीट जो होता है वो हम दोनों चीज़ें बोते हैं। ओके, चलते हैं आगे। प्लांट्स आर नोन एज प्योरीफायर ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। प्लांट्स को प्योरीफायर ऑफ एटमॉस्फेयर बोला जाता है कि एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करता है। जैसे आप लोगों को पता होगा, हमारे पानी को हम लोग अपने घरों में भी लगाते हैं आरओ, तो उसको प्योरीफाई करता है। इसी तरह से प्लांट्स को कहा जाता है कि वो एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करते हैं। किस प्रोसेस की हेल्प से? रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, नन ऑफ द अबव। इसको ऑप्शन नंबर सी मतलब फोटोसिंथेसिस वो हमारा ठीक हो जाता है। देखो, रेस्पिरेशन तो हम लोग करते हैं तो ये तो छोड़ ही दो। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है, जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों से जो पानी ख़त्म होता है या लॉस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और फोटोसिंथेसिस तो आप सबको पता ही है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है राजेंद्र सिंह ऑफ तरुण भारत संघ वॉज अवॉर्डेड मैगसेसे फॉर द वर्क ऑफ। तो भाई राजेंद्र सिंह एक इंसान हैं, उनको तरुण भारत संघ अवार्ड मिला गया। ये तरुण भारत संघ के हैं और इनको अवार्ड मिला था मैगसेसे। किस काम के लिए? तो इन्होंने वाटर कंजर्व करा था बहुत ज़्यादा, वाटर कंजर्वेशन के लिए इन्हें मैगसेसे अवार्ड मिला था। ओके, चलते हैं आगे। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सी गैस मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन करती है? वो करती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद मीथेन करती है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड करती है और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है। मतलब CFC सबसे एंड में है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा करती है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है डोमेस्टिक कैटल एंड शीप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ विच ग्रीन हाउस गैस। तो जो डोमेस्टिक कैटल है मतलब जो हम लोग पालते हैं जानवर, या शीप, ये किस गैस को रिलीज़ करते हैं? तो ये लोग मीथेन गैस को रिलीज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस के लिए। नेक्स्ट है मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर। तो सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के? पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। भाई अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका घर ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। वाटर साइकिल पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों पड़ेगा? देखो, जब एक पेड़ लगा होता है ज़मीन के अंदर तो जो उसकी रूट्स होती हैं वो अपने अंदर पानी को भी सोख कर रखती हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, बहने नहीं देती है ना। अब जब पेड़ हट गया वहाँ से, पेड़ काट दिया आपने और बाय द वे फ्लड आ गई, तो क्या होगा, वो सारी मिट्टी बह जाएगी। तो वाटर साइकिल पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा।
पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पाएगा, रूट्स पानी को नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगी, और सॉइल इरोशन होगा, वही सॉइल का बहुत ज़्यादा लॉस। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन ठीक हो जाते हैं, 1, 2 एंड 3। बल्कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट ऑन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल पर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, वाइल्ड एनिमल्स के हैबिटेट पे भी पड़ेगा। वेल, कि वाइल्ड एनिमल्स का जो हैबिटेट है, मतलब जो उनके घर है उनका, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है एस्चुरीज कैटेगराइज्ड। तो एस्चुरी किससे कैटेगराइज्ड है या क्या होती है? फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर, बिल्कुल सही बात है। एस्चुरी में फ्रेश वाटर होता है, मतलब बिल्कुल ताज़ा पानी, और मेरीन वाटर बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर बहुत होती है, मतलब उसके आसपास, एस्चुरी के आसपास पेड़ पौधे जानवर बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, और हाई प्रोडक्टिविटी। भाई जहाँ पानी होगा वहाँ प्रोडक्टिविटी होना स्वाभाविक है, मतलब लाजमी है कि वहाँ प्रोडक्टिविटी होगी ही होगी। वहाँ पर आप गेहूँ भी उगा सकते हो, वहाँ पर आप चावल भी उगा सकते हो, शुगर केन उगा सकते हो, तीनों ही चीज़ें। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होता है वो हमारा ठीक हो जाता है, ऑल ऑफ दी अबव। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन फूड चेन इज कॉल्ड। तो जो भाई टॉक्सिक केमिकल्स जो फूड चेन में इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो इंक्रीज हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन। कहने का मतलब क्या हुआ? फूड चेन होती है, मतलब लाइक एक चींटी होती है, चींटी मरी तो उसको मकोड़े ने खाया, मकोड़े को फिर एक मच्छर खाएगा, मच्छर, ऐसे ही जो ये चेन बनती है, मच्छर को फिर बड़ा एनिमल खाएगा, इस तरह से चेन बनती है, उसको बोला जाता है फूड चेन। ओके, उसके बाद आती है बात टॉक्सिक केमिकल की। अब आप देख रहे होंगे गाय या भैंस, ये जब दूध नहीं देते हैं तो इनको इंजेक्शन लगाया जाता है दूध के लिए। तो इस वजह क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल लगा दिए हमने जानवरों के अंदर, उनको दूध निकालने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हमने इंजेक्शंस लगाए उन्हें। तो उस वजह से क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रही है हमारी फूड चेन, जिसको बोला जाएगा बायोमैग्निफिकेशन। ओके, नेक्स्ट है केदारनाथ सेंचुरी इज़ फेमस फॉर या नोन फॉर। केदारनाथ सेंचुरी किसके लिए फेमस है? तो ये मस्क डियर के लिए फेमस है। मस्क डियर मैं आपको बता दूँ, ये उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है। उत्तराखंड का स्टेट एनिमल ही हमारा मस्क डियर है। ओके, एलिफेंट्स का भी पूछ लेते हैं कई बार कि एलिफेंट्स के लिए कौन सी सेंचुरी है या कौन सा पार्क है, तो वो है राजाजी नेशनल पार्क। ओके, चलते हैं आगे। इम्पॉर्टेंट लर्निंग इंडिकेटर्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आर। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लर्निंग इंडिकेटर्स की किस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को, क्या होगा? ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, बिल्कुल हम चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे और फिर रिपोर्ट करेंगे। एक्सप्रेशन, एक्सप्लेनेशन, क्लासिफिकेशन, एक्सप्रेस करेंगे हम अपने शब्दों में, हमने जो चीज़ देखी उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग भागों में भी हम तोड़ सकते हैं आराम से, सही बात है। क्वेश्चनिंग, हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। एनालिसिस, किसी चीज़ पर हम एनालिसिस भी करते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो सारे ही ऑप्शन इसमें ठीक हो जाते हैं। ओके, चलते हैं आगे। सो हाँ, थैंक यू गाइज, यहीं तक थी वीडियो आज की। 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।